arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। यूरोपियंस का आगमन एवं प्रभाव, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी एवं अंग्रेज, साथ ही दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। भाग 3। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के कारण। यूरोप की निरंतर बदलती हुई राजनीति का प्रभाव भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धी फ्रांसीसी और अंग्रेजों पर भी पड़ा। दोनों कंपनियों के मध्य 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक युद्ध हुए। युद्ध की पृष्ठभूमि में अनेक कारण थे। कुछ कारण इस प्रकार हैं। पहला, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का मुख्य कारण भारत में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता थी। 1715 ईस्वी तक फ्रांस की कंपनी का व्यापार डामाडोल था तथा अंग्रेजों को उनसे चिंता नहीं थी, किंतु इसके बाद उनका व्यापार बढ़ने लगा। दूसरे, इस बढ़ते व्यापार को अपने व्यापार के लिए खतरा समझकर अंग्रेज उसके विकास को रोकने के लिए चिंतित हो गए। दोनों कंपनियां भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार कायम रखना चाहती थीं और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु दोनों कंपनियां गुप्त संधियों और षड्यंत्रों में व्यस्त रहती थीं। अतः दोनों ही कंपनियों के स्वार्थों की परस्पर होड़ में संघर्ष आवश्यक था। दूसरा, डुप्ले की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। 1742 ईस्वी में डुप्ले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के रूप में भारत आया। वह दूरदर्शी, योग्य और साहसी व्यक्ति था जो साम्राज्यवादी विचारधारा का पोषक था। फ्रांसीसी व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने देशी राजाओं की राजनीति में हस्तक्षेप करना तथा उनको अपने प्रभाव में लाना जरूरी समझा। फ्रांसीसी हस्तक्षेप का जवाब अंग्रेजों ने अपनी हस्तक्षेप की नीति से दिया। इस प्रकार भारत की राजनीति के अखाड़े में वह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष प्रारंभ हुआ। तीसरा, यूरोप में संघर्ष। 1742 ईस्वी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने आ गए। युद्ध का कारण 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य युद्ध था, जिसमें फ्रांस प्रशा का और इंग्लैंड ऑस्ट्रिया का पक्षधर था। एक कारण यह भी था कि अमेरिका में उपनिवेश स्थापना हेतु फ्रांस प्रयत्नशील था। फलतः यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य युद्ध छिड़ जाने का प्रभाव भारत में भी पड़ा और दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। चौथा, भारत की राजनीतिक दशा। औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में पतनोन्मुखी भारतीय राजनीति में नवीन राज्यों का उद्भव और परस्पर संघर्ष सर्वत्र विद्यमान था। इस परिस्थिति का लाभ दोनों ही कंपनी लेना चाहती थी। भारत की जर्जर राजनीतिक स्थिति में वे व्यापारिक एकाधिकार के साथ ही राजनीतिक प्रभुत्व की कामना करते थे। फलस्वरूप दोनों के मध्य निर्णायक युद्ध सुनिश्चित प्रतीत हो रहा था। पांचवा, उत्तराधिकार के संघर्ष में कंपनी की भागीदारी। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के नवाब निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार हेतु नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के मध्य संघर्ष शुरू हो गया। फ्रांसीसियों ने अपने व्यापारिक लाभ की कामना में मुजफ्फर जंग का साथ दिया, जबकि अंग्रेजों ने नासिर जंग के पक्ष में कार्य किया। इसी प्रकार तंजौर राज्य में भी उत्तराधिकार हेतु संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें दोनों ही कंपनियों ने एक एक पक्ष को अपना समर्थन दिया। दक्षिण भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थिति। कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार हेतु चांदा साहब और अनवरुद्दीन के मध्य संघर्ष शुरू हो जाने पर फ्रांसीसियों ने चांदा साहब का पक्ष लिया तो अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन का साथ दिया। इस प्रकार फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य निर्णायक युद्ध प्रतिष्ठित था, जो दोनों ही कंपनियों के भाग्य का निर्धारण करने वाला था कि भारत में व्यापारिक एकाधिकार की अधिकारी कंपनी कौन है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य
दक्षिण भारत में प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक इस समय मुगल साम्राज्य का एक अर्ध स्वतंत्र राज्य था। युद्ध के कारणों में यूरोप ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के मामले पर 1744 ईस्वी में फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य संघर्ष शुरू हो चुका था। चूंकि भारत में भी दोनों व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे, फलतः फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर लॉ बोर्डो की सहायता से चेन्नई पर 1746 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। इस समय फ्रांसीसियों की नौसैनिक शक्ति अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति से अधिक थी। फलतः शीघ्र ही फ्रांसीसियों का चेन्नई पर अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने इस घटना की जानकारी कर्नाटक के नवाब को दी। नवाब ने महफूज खां के नेतृत्व में अपनी सेना को चेन्नई से फ्रांसीसियों को बाहर खदेड़ने हेतु भेजा, किंतु आरडीआर नामक स्थान में नवाब की सेना फ्रांसीसियों से बुरी तरह पराजित हो गई। इस प्रकार कर्नाटक में फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले अंग्रेजों के दूसरे केंद्र सेंट डेविड पर भी अधिकार करना चाहता था, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो सका। परिणाम, दोनों कंपनियों के मध्य तनाव बना हुआ ही था कि यूरोप में एक्स लॉ शैपेल की संधि से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के बाद भारत में भी युद्धजन्य परिस्थितियां समाप्त हो गई। इससे मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया। इसके साथ ही साथ भारत की राजनीतिक दशा का ज्ञान यूरोपियनों को हो गया तथा भारत में यूरोपीय युद्ध प्रणाली की श्रेष्ठता सिद्ध हो गई। इसके साथ ही फ्रांसीसी और अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति से प्रभावित होकर भारतीय नरेश इन शक्तियों की सहायता के लिए उत्सुक हो गए। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1755 ईस्वी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध यद्यपि समझौते के बाद समाप्त हो गया था, परंतु दोनों कंपनियां उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थीं। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के नवाब निजाम उल मुल्क का निधन हो गया। नवाब की मृत्यु के बाद राज्य में उत्तराधिकार हेतु पारिवारिक संघर्ष छिड़ गया। इस संघर्ष में फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का और अंग्रेजों ने नासिर जंग का समर्थन किया। इसी प्रकार कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष में फ्रांसीसियों ने चांदा साहब को अपना समर्थन दिया, जबकि अंग्रेजों ने चांदा साहब के प्रतिद्वंदी अनवरुद्दीन का पक्ष लिया। इस युद्ध में चांदा साहब गद्दी प्राप्त करने में सफल हो गए। युद्ध की घटनाएं। पहला, कर्नाटक। डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने मिलकर अपना एक सशक्त गुट बना लिया था। इस गुट ने अपने अभियान का आरंभ कर्नाटक से आरंभ किया। 3 अगस्त 1749 ईस्वी को इस गुट ने आम्बूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को पराजित किया तथा उसकी हत्या करवा दी। इस घटना से अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली में शरण लेने को विवश हो गया। चांदा साहब इस प्रकार कर्नाटक के नवाब किए गए। डुप्ले मोहम्मद अली का पीछा करना चाहता था, किंतु चांदा साहब के हस्तक्षेप से उसने मोहम्मद अली को छोड़ दिया। दूसरा, हैदराबाद। हैदराबाद राज्य के उत्तराधिकार हेतु अंग्रेजों की सहायता से नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को रास्ते से हटाने के लिए मेजर लॉरेंस के नेतृत्व में कर्नाटक पर आक्रमण किया। इसके बाद तंजौर पर भी आक्रमण कर दिया गया, जहां पर चांदा साहब घेरा डाले हुए बैठे थे। यहां से चांदा साहब पौंडीचेरी चले गए और मुजफ्फर जंग ने आत्मसमर्पण कर दिया। दिसंबर 1750 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना ने नासिर जंग पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी तथा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब घोषित कर दिया। 15 फरवरी 1751 ईस्वी को मुजफ्फर जंग को डुप्ले ने बूसी के साथ दक्षिण भेजा, किंतु थोड़े ही दिनों के बाद मुजफ्फर जंग की युद्ध में आकस्मिक मृत्यु हो गई। बूसी ने तत्काल सलावत जंग को मुजफ्फर जंग के स्थान पर नवाब घोषित कर दिया। तीसरा, अर्काट का घेरा। मोहम्मद अली को चांदा साहब ने फ्रांसीसियों की मदद से त्रिचनापल्ली में घेर लिया था। इधर अंग्रेज मोहम्मद अली की सहायता कर रहे थे। वे किसी भी स्थिति में मोहम्मद अली को सुरक्षित देखना चाहते थे। फलतः रॉबर्ट क्लाइव के सुझाव पर मोहम्मद अली को चांदा साहब से मुक्त कराने हेतु अर्काट पर घेरा डालने की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व क्लाइव ने स्वयं किया और शीघ्र ही अर्काट की ओर प्रस्थान किया।
संभावित खतरे का ज्ञान चांदा साहब को भी था, अतः उसने अपने पुत्र रजा साहब के नेतृत्व में अर्काट की सुरक्षा के लिए सैनिक दस्ता भेजा। क्लाइव की चतुरता ने रजा साहब की सभी योजनाओं पर पानी फेर दिया। इधर अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली पर अचानक चांदा साहब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। इसमें चांदा साहब पराजित होकर तंजौर में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए। वहां उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। 1754 ईस्वी में डुप्ले के स्थान पर गोडेहू को गवर्नर बनाकर भेजा गया। इसके आने के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेजों से पौंडीचेरी की संधि कर ली। परिणाम 1755 ईस्वी के पौंडीचेरी संधि के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात स्वीकार कर ली। दोनों ही पक्ष विजित क्षेत्रों को वापस करने हेतु सहमत हो गए तथा नवीन दुर्गों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी तक। पौंडीचेरी संधि का डुप्ले ने काफी विरोध किया तथा इसे फ्रांस का सर्वाधिक अहितकारी निर्णय कहा। पौंडीचेरी संधि भी स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी और यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में एक बार पुनः फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने हो गए। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। इस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लैली था। काउंट डी लैली ने आते ही सेंट डेविड फोर्ट पर आक्रमण कर उसे अधिकार में ले लिया। वह चेन्नई को एक अभियान में जीत लेना चाहता था, किंतु उनकी यह इच्छा अधूरी रही। उसने तंजौर के शासक से बकाया राशि लेने के लिए आक्रमण किया, किंतु वह सफल नहीं हुआ। लैली की आक्रामक नीति के खिलाफ अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए सर आयरकूट के नेतृत्व में अर्काट और वांडीवास को अपने अधिकार में कर लिया। फ्रांसीसी अधिकारी बूसी को बंदी बना लिया गया। लैली ने वांडीवास पर घेरा डाला, किंतु जनवरी 1760 ईस्वी में वह पराजित हो गया। इसी प्रकार पौंडीचेरी और कारिकल द्वीप पर भी 1761 ईस्वी में अंग्रेज अधिकार करने में सफल हो गए। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसियों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। 1763 ईस्वी में पेरिस में संधि के फलस्वरूप भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। पेरिस संधि। पेरिस में 1763 ईस्वी में हुई एक संधि के अनुसार फ्रांसीसियों को 1749 ईस्वी की स्थिति में सभी बस्तियां लौटा दी गईं तथा किलेबंदी की अनुमति नहीं दी गई। कोरोमंडल तट पर फ्रांसीसियों की सैनिक संख्या सीमित कर दी गई तथा बंगाल में केवल व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। परिणाम कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद फ्रांसीसियों ने भारत से सदा के लिए अपना प्रभाव खो दिया। अंग्रेजों के साम्राज्य निर्माण में बाधक शक्तिशाली कंपनी के भय से अंग्रेज अब मुक्त हो गए और भारत में उनका व्यापारिक एकाधिकार स्थापित हो गया। अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण। पहला, अंग्रेजों की शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति। फ्रांस की तुलना में अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति अत्यधिक प्रभावशाली थी। इस काल में यूरोप में तेजी से विकास करते औद्योगिकरण का केंद्र इंग्लैंड ही था। विस्तृत व्यापारिक बाजार स्थापित होने की वजह से समुद्र मार्ग में उसकी शक्तिशाली नौसैनिक स्थिति थी। शक्तिशाली नौसैनिक शक्ति के बल पर अंग्रेज अपने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने में हमेशा सक्षम रहे, जबकि फ्रांसीसी नाविक शक्ति दुर्बल होने के कारण युद्ध काल में फ्रांसीसी सैनिकों एवं व्यापारियों को किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाने में असमर्थ रहे। दूसरा, व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से अंग्रेजी कंपनी की श्रेष्ठता। फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अंग्रेजी कंपनी व्यापारिक एवं आर्थिक दृष्टि से श्रेष्ठ थी। अंग्रेजी कंपनी के पास व्यापार हेतु पूर्वी समुद्री तट और बंगाल का प्रांत था, जहां से व्यापार में उनको बहुत मुनाफा होता था, जिससे वे संकट के समय कंपनी को आर्थिक सहायता करते थे, जबकि फ्रांसीसी कंपनी के पास ऐसी कोई भूमि नहीं थी और ना उनकी कंपनी को व्यापार में कोई मुनाफा होता था। अंग्रेजी कंपनी का स्वरूप। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिस पर
ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, जबकि फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस सरकार की कंपनी थी। अतः सभी निर्णयों के लिए सरकार की ओर देखना पड़ता था, जो समय पर मिलती नहीं थी। चौथा, कंपनी की नीतियों एवं कार्यों के प्रति सरकारी दृष्टिकोण। इंग्लैंड की सरकार अंग्रेजी कंपनी के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार रहती थी। कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी अपनी सरकार के समर्थन के कारण उत्साह के साथ कार्य करते थे, जबकि फ्रांस की सरकार यूरोप और अमेरिका की उलझनों में फंसे होने के कारण भारतीय कंपनी के प्रति हमेशा उदासीन रहती थी। पांचवा, अंग्रेजों के पास अधिक समृद्ध प्रदेशों का होना। फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेजों के पास जो प्रदेश थे वे अधिक समृद्ध थे। बंगाल की धन एवं जनशक्ति ने अंग्रेजों को फ्रांसीसियों के विरुद्ध सफल होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि फ्रांसीसियों के पास दक्षिण में जो भूभाग थे वे ना तो समृद्ध थे और ना ही उपयुक्त। छठवां, अंग्रेज अधिकारियों का पूर्ण सहयोग। फ्रांसीसी सेनापतियों में कभी भी मत एक नहीं रहा। लॉ बोर्डो तथा डुप्ले के मतभेद, काउंट लैली तथा बूसी के मतभेद उनकी पराजय के कारण बने। फ्रांसीसी सरकार ने अपने अधिकारियों को गलतियों के लिए दंडित किया, जबकि अंग्रेजी सेनापतियों में कोई मतभेद नहीं थे। इंग्लैंड की सरकार ने अपने अधिकारियों की गलती के बावजूद उन्हें प्रोत्साहन दिया। सातवां, अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैनिक शक्ति। अंग्रेज सैनिक फ्रांसीसियों की तुलना में अधिक अनुशासनबद्ध, प्रशिक्षित तथा हथियारों से सुसज्जित थे। इसके विपरीत फ्रांसीसी सैनिकों को हमेशा अन्न, वस्त्र तथा युद्ध सामग्री का अभाव रहता था, जो संघर्ष में उनकी विफलता के कारण बने। आठवां, विलियम पिट की नीति। विलियम पिट इंग्लैंड का युद्ध मंत्री था, जिसकी विवेकपूर्ण नीति ने फ्रांस को यूरोप में इस प्रकार उलझा दिया कि फ्रांस भारत की ओर ध्यान ही नहीं दे सका। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।